हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सो लेट्स बिगिन। किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन की एवोल्यूशन को हम स्टेजेस में समझते हैं और वही केस यहाँ पर भी है। इंटरनेशनल रिलेशंस की एवोल्यूशन के मेनली 4 स्टेजेस हैं। कुछ सोर्सेज में 4 की बजाय 6 स्टेजेस बताई गई हैं, वहीं कहीं 8 स्टेजेस भी बताई गई हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 4 स्टेजेस को ही रखा है। ऐसा क्यों है ये हम आगे चलकर समझने वाले हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 1648 से लेकर 1919 तक। 1648 में क्या हुआ था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो ऑन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको पता चल जाएगा। हिंट के तौर पर मैं बता सकती हूँ कि 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई थी। पहली स्टेज को डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज क्यों कहा जाता है? Until the First World War, the study of IR was dominated by historians rather than political scientists. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो पहले का समय है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी को हिस्टोरियंस द्वारा डोमिनेट किया जाता था, बजाय कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के। हिस्टोरियंस आईआर की स्टडी करते थे एंड द स्टडी ऑफ आईआर मेनली सेंटर्ड अराउंड द स्टेट सिस्टम। आईआर का जो मेन सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न था वो थी स्टेट्स और स्टेट सिस्टम, और इस फेज में देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन यूनिवर्सिटीज। इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज स्टडी नहीं की जाती थी यूनिवर्सिटीज में, जैसा कि आज के समय में होता है, और ना ही कोई अटेम्प्ट किया गया था इंटरनेशनल रिलेशंस को एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी और एनालाइज करने का। हालांकि सिर्फ कुछ कोर्सेज थे जो हिस्ट्री, लॉ और थियोलॉजी से डील करते थे, जिनमें कुछ एफर्ट्स करी गई थी उस समय की इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने की, बट ये सब भी बहुत एक सुपरफिशियल तरीके का था और एक अनसिस्टमैटिक मैनर में किया गया था। और इसी समय में एक एफर्ट की गई थी पॉल एस राइश द्वारा, जिन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एक लेक्चर डिलीवर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में। ये उन्होंने किया था ईयर 1900 में। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज में क्या था कि स्टेट सिस्टम तो एग्जिस्ट करता था, बट सारी स्टेट्स एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती थी। कुछ स्टेट्स ज्यादा पावरफुल थी और कुछ कम पावरफुल थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंटर स्टेट रिलेशन जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। स्टेट्स आपस में रिलेशंस एस्टैब्लिश करती थी और वही आगे चलकर एजेंडा बना इंटरनेशनल रिलेशंस का। और हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस डिड नॉट डेवलप मच टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो इमर्जेंस है वो 20th सेंचुरी में ही माना जाता है। उससे पहले का जो समय है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ये एकेडमिक डिसिप्लिन की बजाय एक प्रैक्टिस ज्यादा था। तो इस एरा की थीम क्या थी या क्या मेन ट्रेंड्स थे? It focused on the study of past history of political and diplomatic relations among nations. हिस्ट्री की स्टडी पर फोकस किया गया। जो देशों के आपस में पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनकी पास्ट हिस्ट्री को स्टडी किया जाता था इस पर्टिकुलर फेज में। और साथ ही साथ जो स्टडी थी वो डिस्क्रिप्टिव थी, यानी कि चीजों को डिस्क्राइब किया जाता था, कोई एनालिसिस नहीं किया जाता था। सो लेट्स सपोज अगर आप इंडिया एंड यूएसए के रिलेशंस पढ़ रहे हैं इस स्टेज के अकॉर्डिंग, तो इसमें आप सिर्फ इंडिया और यूएसए की पास्ट हिस्ट्री को पढ़ेंगे और आप सिर्फ फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर दोगे, उनका किसी भी प्रकार का कोई एनालिसिस नहीं करोगे कि लाइक जैसे किसी पीएम की अगर दूसरे देश में कोई विजिट हुई उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हुई। इस प्रकार के एनालिसिस पर कोई फोकस नहीं किया गया। ये एक हिस्टोरिकल स्टडी थी जिसमें कोई भी एफर्ट्स नहीं की गई थी कंटेम्पररी इवेंट्स को स्टडी करने की। सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसका फोकस थे। And no attempt was made at theory building, क्योंकि जो मोस्टली स्टडी करी गई थी वो कोई सिस्टमैटिक तरीके से नहीं की गई थी, तो इससे एक थियोरी बिल्डिंग नहीं हो पाई थी स्टेज में। ना कोई प्रिंसिपल्स तैयार हुए, ना कोई एक मेथोडोलॉजी बन पाई। बजाय कि एनालिटिकल या थियोरेटिकल स्टडी होने के, इस फेज का फोकस था डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल स्टडी पर, विच डिवॉइड द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज ऑफ द डिसिप्लिन। और जो मेन फोकस था इस स्टेज पर वो था स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमंग द नेशंस।
फिर इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, जिसे कहा जाता है करंट इवेंट स्टेज। ये स्टार्ट हुई थी 1919 में एंड लास्टेड टिल 1945। तो ये पीरियड था फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसे करंट इवेंट स्टेज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो आप समझ गए होंगे। पिछली स्टेज में फोकस किन चीजों पे था? हिस्ट्री की स्टडी पे फोकस था, और इस स्टेज में फोकस क्या था? करंट इवेंट्स की स्टडी पर फोकस था। सो हेंस द नेम। टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ IR वाज इनिशिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सब्जेक्ट के तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस को टीच करना शुरू हुआ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड किंगडम, USA और स्विट्जरलैंड में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज थी जहां इंटरनेशनल रिलेशंस को टीच किया जाने लगा, और इसी के चलते 1919 में वुड्रो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एस्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में। और जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने चेयर को होल्ड किया वो थे एल्फ्रेड एकार्ड जिमर। और इसी साल यानी कि 1919 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी एडमंड वॉल्श स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट ईयर 1920 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया गया। ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड काफी सारी डिग्रीज ऑफर करी। और ईयर 1928 में शिकागो यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएट कोर्स ऑफर करना स्टार्ट किया। तो इस फेज के क्या फीचर्स थे? दिस फेज फोकस्ड ऑन करंट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस फेज का फोकस था करंट इवेंट्स पर, आसपास क्या हो रहा है उस पर फोकस किया गया। ऐसा क्यों हुआ? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ये रियलाइज किया गया कि हिस्ट्री की स्टडी में कुछ नहीं रखा है, रादर हमें करंट इवेंट्स की स्टडी करनी चाहिए। There was no focus on integrative knowledge of international relations. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। जैसे पिछली स्टेज में था कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की स्टडी करो, करंट अफेयर्स को स्टडी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस स्टेज में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, जिससे अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप बहुत लिमिटेड हो गया, बिकॉज इससे इंटीग्रेटिव नॉलेज तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अगर हमें ओवरऑल नॉलेज चाहिए तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री को स्टडी करना भी तो जरूरी है। अगर हम इंडिया USA वाला ही एग्जाम्पल लें तो हमें पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट की भी स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज कंप्लीट एंड टोटल डिपेंडेंस ऑन करंट अफेयर्स इज नॉट इनफ फॉर करेक्ट नॉलेज ऑफ IR। सिर्फ करंट अफेयर्स की स्टडी करना इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी नहीं है, और इसी वजह से थियोरी बिल्डिंग वंस अगेन नहीं की जा सकी। इस पीरियड में भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई, और इसी वजह से प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी खत्म हो गया, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी भी तभी की जा सकती है जब आप पास्ट की स्टडी करें एज वेल एज आप करंट इवेंट्स की भी स्टडी करें। फिर एनालिसिस करके आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं और थियरी बिल्डिंग कर सकते हैं। सो दिस वाज द करंट इवेंट स्टेज। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, दैट इज द आइडियलिस्टिक आउटलुक स्टेज। इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है दैट इज द सेम एज द सेकेंड स्टेज। ये दोनों ही स्टेजेस साइमल्टेनियसली चल रही थी। इस स्टेज का नाम आइडियलिस्टिक आउटलुक स्टेज इसलिए है क्योंकि ये आदर्शों यानी कि आइडियल्स पर फोकस करती थी। इट्स फोकस वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस। इस स्टेज का प्रयास था कि इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाए। कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सफरिंग से बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने इस आइडियलिस्टिक आउटलुक को अपनाया था, जिसका फोकस था इंटरनेशनल रिलेशंस को रिफॉर्म करना, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि लीग ऑफ नेशंस भी इमर्जेंस में आया। वुड्रो विल्सन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा दिए गए 14 पॉइंट्स को इस पर्टिकुलर स्टेज का हॉलमार्क माना जाता है, जिसमें बात की गई थी ओपन डिप्लोमेसी की, रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स की, नेशंस की एक एसोसिएशन को क्रिएट करने की, जिससे कि पीस को प्रिजर्व किया जा सके। साथ ही साथ इस स्टेज के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो थे कोडिफिकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट पर इस पे फोकस रहा, जिससे लीग ऑफ नेशंस इमर्जेंस में आई। इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को कोडिफाई करने की बात करी गई, क्योंकि ये समझा जाने लगा अगर एक इंटरनेशनल लॉ इमर्जेंस में आया, उसके रूल्स को देश फॉलो करेंगे और इससे एक और वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है और वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश हो सकती है और सारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। There was a strong faith in the goodness of human relations. आइडियलिस्टिक आउटलुक जो होता है वो ये मानता है कि ह्यूमन नेचर जो होता है वो बहुत ही कोऑपरेटिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत ही पीस लविंग होते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करने में बिलीव करते हैं और वो वॉर नहीं बट पीस चाहते हैं। एंड ये जो ह्यूमन रिलेशंस की गुडनेस है दैट विल हेल्प in improving the international law and international institutions. Next was the elimination of war. War को as a sin देखा जाने लगा, एक एक्सीडेंट देखा जाने लगा जिसे अवॉइड करना चाहिए। वॉर को कैसे अवॉइड किया जाएगा? थ्रू इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये एक पार्शियल और इनकम्प्लीट अप्रोच थी। ये फ्यूचर पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती थी, पास्ट और प्रेजेंट की इंपॉर्टेंस पर फोकस करे बगैर। पिछली दो स्टेजेस की खामियां क्या थी? एक स्टेज पास्ट की स्टडी पर फोकस करती थी, दूसरी स्टेज सिर्फ और सिर्फ करंट इवेंट्स की स्टडी पर फोकस करती थी। और इस पर्टिकुलर स्टेज का डिसएडवांटेज क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचरिस्टिक थी, ये फ्यूचर की स्टडी पर फोकस करती थी, उसको पास्ट और प्रेजेंट से रिलेट करे बगैर। तो ये स्टेज भी एक फेलियर ही था। और फेलियर कैसे था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई 1939 में और ये स्टेज उसी समय फेल हो गई। इसका जो बिलीफ था ह्यूमंस की गुडनेस में वो उसी समय फेल हो गया कि ह्यूमंस कोऑपरेट नहीं कर पाए, देश आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाए, लीग ऑफ नेशंस जैसा इंस्टीट्यूशन फेल हो गया एक वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। और उसका रीजन ये था, इसने इंटरनेशनल रिलेशंस की हार्श रियलिटीज को इग्नोर किया, इसने अपने आसपास जो करंट इवेंट्स में हो रहा था उसको नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचरिस्टिक आइडियलिस्टिक बातें करती रही। डिक्टेटरशिप्स का राइज हुआ, अग्रेसिव नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ तक कि इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ गया और लीग ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इसमें कुछ नहीं कर पाए। तो ये स्टेज भी एक फेलियर था। और फिर आती है द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज विच इज द कंटेम्पररी स्टेज। इसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। कई सोर्सेज और बुक्स में थर्ड स्टेज के बाद फर्दर 3 स्टेजेस और ऐड कर दी गई हैं जिनसे 6 स्टेजेस बनी हैं, या 5 और स्टेजेस ऐड कर दी गई हैं जिससे 8 स्टेजेस बनी हैं। लेकिन हमने यहाँ थर्ड स्टेज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज और ऐड करी है जिसको हमने कंटेम्पररी स्टेज का नाम दिया है। आप चाहें इसे फर्दर और स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने स्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रेजेंट किया है फॉर एन इजियर अंडरस्टैंडिंग। पहला जो पार्ट है दैट इज द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब से स्टार्ट होता है? कोल्ड वॉर का फेज स्टार्ट होता है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे ही कोल्ड वॉर इमर्ज हुई बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, कई नई कॉन्सेप्ट्स का इमर्जेंस हुआ, जैसे कि द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, proxy wars, arms race, nuclear threat, detente and the balance of power. इन सब ने इंटरनेशनल रिलेशंस की डेवलपमेंट में हेल्प करी, इसको एक स्कोप प्रोवाइड किया। साथ ही साथ आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? नई स्टेट्स इमर्ज हुई, चाहे वो एशिया में हो या अफ्रीका में हो। इससे ग्लोबल कम्युनिटी की एक मेंबरशिप बढ़ गई और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो ट्रूली ग्लोबल बन गया और इंटरनेशनल रिलेशंस बन गया। इनिशियली जो इंटरनेशनल रिलेशंस था इट वाज ओनली लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहा जाता था, बट नाउ इट ट्रूली बिकेम ग्लोबल, ये इंटरनेशनल रिलेशंस बन गया। साथ ही साथ कई नॉन स्टेट एक्टर्स का भी राइज हुआ, चाहे वो MNCs हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी NGOs। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नई डायमेंशन मिल गई। पहले जहां सिर्फ फोकस रहता था स्टेट्स पर, अब नॉन स्टेट एक्टर्स भी सीन में आ गए। उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करा।
अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस का फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर नहीं था, बल्कि ऐसे फैक्टर्स पर और फोर्सेस पर भी था जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में नेशंस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें शेप करते हैं। फॉरेन पॉलिसी की स्टडी पर फोकस किया जाने लगा, क्योंकि वो भी एक ऐसा फैक्टर था जो नेशंस के बिहेवियर को इंटरनेशनल लेवल पे शेप करता है, कंडीशन करता है। साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर की स्टडी की जाने लगी। पॉलिटिकल रियलिज्म का भी इससे एक इमर्जेंस हुआ, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्ट्रगल फॉर पावर मानता था। इंटरनेशनल रिलेशंस में थियोरी बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। अटेम्प्ट्स किए गए कि इंटरनेशनल रिलेशंस की थियोरीज को डेवलप किया जाए। इसी प्रकार थियोरी ऑफ रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म का राइज हुआ। रियलिज्म के प्रोपोनेंट है हैंस मॉर्गेनथौ, वहीं नियो रियलिज्म के मेन प्रोपोनेंट है केनेथ वॉल्स। तो नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी की स्टडी की जाने लगी। जो मेन कंसर्न था वो क्या बना? मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है, किस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया जाता है और कैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है। बिहेवियरलिज्म तो हर स्फेयर में आया, इसी प्रकार के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आया, जिससे कि नई अप्रोचेस और मेथड्स को फॉर्मुलेट किया गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए। और इसका साथ ही साथ फोकस रहा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर भी। अब रियलाइज किया जाने लगा कि एक एम्पिरिकल एनालिसिस की जरूरत है, और इसी प्रकार क्या हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी पर फोकस किया जाने लगा। और इसके साथ ही साथ एम्फसाइज किया गया कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी के लिए ज्यादा से ज्यादा मेथड्स और टूल्स को डेवलप किया जाए। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आया, जो कि था द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एंड होती है 1991 में। तो उसके बाद से जो चेंजेस आए इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हम इस सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। It is the second part of the contemporary stage of evolution of international relations. International relations की वर्किंग में, इसके नेचर में कुछ बदलाव आए, साथ ही साथ कुछ नए ऐसे डिस्कोर्स आए जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग में एक हेल्पफुल रोल प्ले किया। देखिए, पार्ट ए में हमने बिहेवियरलिज्म की बात करी थी। बिहेवियरलिज्म ने इंटरनेशनल रिलेशंस में साइंटिफिक स्टडी की बात करी, लेकिन इस साइंटिफिक स्टडी के चक्कर में क्या हुआ कि ये सारा एम्फेसिस करते रहे एनालिसिस करने पर, बजाय कि डिस्क्रिप्शन पर फोकस करने के, और ना ही ये कोल्ड वॉर के एंड को प्रिडिक्ट कर पाई। इनफैक्ट कोई भी ऐसी थियोरी नहीं थी जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोल्ड वॉर के एंड को प्रिडिक्ट कर पाई हो। तो इसी वजह से कुछ नई थियोरीज इमर्जेंस में आई, जिन्हें कि क्रिटिकल थियोरीज कहा जाता है। इसमें आती हैं थियोरीज लाइक कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, और इसी को एक पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इन थियोरीज का कंसर्न साइंटिफिक स्टडी से नहीं था, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करती थी, और इसीलिए इनको इमेंसिपेटरी थियोरीज कहा जाता है। इन थियोरीज का प्रयास था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे जाएं। और इन थियोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जैक्स देरिडा, सिंथिया एनलो, क्रिस्टीन सिल्वेस्टर, जे.एन. टिकनर, रिचर्ड कॉक्स, मर्क्यूज और हेबरमस। इन थियोरीज का मानना था कि थियोरी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं होता है, बल्कि ह्यूमन बींग्स को इमेंसिपेशन प्रोवाइड करना होता है। ह्यूमंस को मुक्ति दिलाना होता है उन सोशल इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस से जो कि रिप्रेसिव हैं। और साथ ही साथ नई अप्रोचेस भी स्टडी की जाने लगी, जिनमें कुछ थी पोस्ट मॉडर्निज्म, नियो रियलिज्म, स्ट्रक्चरल अप्रोच, नियो लिबर्टेरियनिज्म। वर्ल्ड ऑर्डर की भी स्टडी की जाने लगी। पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई है तो कैसा वर्ल्ड होगा? मल्टीपोलर होगा, यूनिपोलर होगा, या यूनिपोलर वर्ल्ड विद एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट नेशंस होगा? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर बना इंटरनेशनल रिलेशंस का। साथ ही साथ इस समय ग्लोबलाइजेशन आई आफ्टर 1991,
जिससे पूरा एक ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को स्टडी किया जाने लगा इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व हुआ एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर। 21वीं सेंचुरी में आते आते कई और नए इश्यूज राइज हुए, जैसे कि एथनिक फैक्टर्स, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस, growth of international organizations and non-state actors, relevance of balance of power in post-Cold War era। तो post-Cold War era के बाद के ये सभी issues इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए। इसके स्कोप में इन्हांसमेंट लाए, इसको एक इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करी और इसी के चलते चलते इंटरनेशनल रिलेशंस प्रॉपर्ली इवॉल्व हुआ। आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व हो रहा है और इसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसकी कंटिन्यूअस स्टडी आज भी की जा रही है। सो दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। इसमें हमने समझा कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुआ थ्रू द 4 स्टेजेस। कैसे जो पहली स्टेज थी वो पास्ट इवेंट्स पर फोकस करती थी, दूसरी जो थी वो करंट इवेंट्स पर फोकस करती थी, तीसरी स्टेज जो साइमल्टेनियसली चल रही थी विद द सेकेंड स्टेज वो फ्यूचरिस्टिक थी, आइडियलिस्टिक थी, इस वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। एंड देन केम द 4th स्टेज जो कि कंटेम्प्रेरी स्टेज थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नई शेप प्रोवाइड करी, थियोरी बिल्डिंग पॉसिबल करी इंटरनेशनल रिलेशंस में। और साथ ही साथ जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई उसके बाद भी ऐसी काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नई शेप मिली। ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता गया और आज ये एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक डिसिप्लिन है। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।